Assalamualaikum everyone and welcome again. So in this lecture we are going to talk about scientific method. So start करते हैं with the learning outcomes. So our first learning outcome is we will be able to define the scientific method and its stages. यानी कि हम scientific method और उसकी stages को define कर पाएंगे. Secondly, we will be able to differentiate among different steps of the scientific method. और इसके बाद हम उन stages और उन steps को differentiate भी कर पाएंगे. So start करते हैं with definition. The method which helps to collect fact on the basis of observation and experiment is called scientific method. यानी कि वो मेथड जो कि मदद करे टू कलेक्ट फैक्ट्स, टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, टू कलेक्ट नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, यानी कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट की मदद से उस मेथड को हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं. स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड. साइंटिफिक मेथड के 5 स्टेप्स हैं. नंबर 1 इज ऑब्जर्वेशन, देन हाइपोथेसिस, देन थ्योरी, देन एक्सपेरिमेंट एंड देन लॉ. सो साइंटिफिक मेथड और उसके स्टेप्स को समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ. ये कहानी है एक लड़के असलम की, जो कि अपने घर में मौजूद है और वो बुक रीडिंग कर रहा है. बुक रीडिंग करते हुए अचानक उसकी नज़र पड़ती है अपने प्लांट्स के ऊपर. असलम के पास 2 प्लांट्स हैं, तो वो उन प्लांट्स को देखने लगता है. प्लांट्स को देखते हुए उसे ये रियलाइज़ होता है कि उसके प्लांट्स में कुछ डिफरेंस है. जब वो ध्यान देता है तो उसे ये पता चलता है कि उसके एक प्लांट की ग्रोथ और उसकी हाइट ज़्यादा है, जबकि दूसरा प्लांट ग्रो नहीं कर रहा, उसकी हाइट कम है. तो फिर वो सोच में पड़ जाता है कि ऐसा क्यों है. देन वो अपनी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कुछ ख्यालात, कुछ तज्ज़िया अपने माइंड में क्रिएट करता है कि जैसे क्या ये डिफरेंस बुक रीडिंग की वजह से है, या फिर ये डिफरेंस म्यूज़िक की वजह से है, या फिर सनलाइट की वजह से. देन वो अपने इन ख़यालात को, इन तज्ज़ियों को अपने दोस्तों से शेयर करता है और फिर वो उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं. सो डिस्कशन के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि भाई बुक रीडिंग की वजह से या म्यूज़िक की वजह से तो प्लांट्स के ऊपर कोई इफ़ेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता, लेकिन हाँ शायद सनलाइट की वजह से उनकी ग्रोथ में डिफरेंस आ सकता है. तो फिर इस वजह से असलम एक टेस्ट डेवलप करता है और टेस्ट के लिए वो 2 प्लांट्स लेके आता है. एक प्लांट को वो रखता है सनलाइट में, जहाँ पे सनलाइट आ रही हो, जबकि दूसरे प्लांट को वो रखता है ऐसी जगह पे जहाँ पे सनलाइट मौजूद ना हो. देन वो उनकी हाइट मेजर करता है और ये डिसाइड करता है कि वो 1 महीने के लिए उनकी हाइट रेगुलर बेसिस पे मेजर करेगा. सो फिर दिन गुजरते जाते हैं और वो मेजरमेंट करता जाता है और फिर उस महीने का आखिरी दिन आता है और जब लास्ट डे वो मेजरमेंट करता है तो उसे ये पता चलता है कि वो प्लांट जो कि सनलाइट में मौजूद है उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है, वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका है, जबकि वो प्लांट जो कि सनलाइट में मौजूद नहीं है उसकी ग्रो नहीं हो पाई और उसकी हाइट भी बहुत छोटी है. तो उससे वो ये रिज़ल्ट कंक्लूड करता है कि सनलाइट की वजह से ही कोई प्लांट ज़्यादा ग्रो करता है और अगर किसी प्लांट को सनलाइट ना मिले तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा. सो अगर हम इस पूरी कहानी को साइंटिफिक मेथड के पर्सपेक्टिव से देखें तो असलम का प्लांट्स की ग्रोथ में डिफरेंस ऑब्ज़र्व करना कहलाएगा ऑब्ज़र्वेशन. अगर इसकी डेफिनेशन की जाए, the process of observing natural phenomena with the help of 5 senses and the scientific equipment is called observation. यानी कि वो प्रोसेस जिसके अंदर हम किसी नेचुरल फिनोमिना को ऑब्जर्व करें विद द हेल्प ऑफ 5 सेंसेस और विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक इक्विपमेंट, उस प्रोसेस को ऑब्जर्वेशन कहते हैं. इसके बाद असलम ने अपने माइंड में कुछ एक्सप्लेनेशन और कुछ ख्यालात क्रिएट किए थे, जैसे कि शायद ये जो डिफरेंस है वो बुक रीडिंग की वजह से है, या फिर म्यूज़िक की वजह से है, या फिर सनलाइट की वजह से है. तो इन ख़यालात और इन एक्सप्लेनेशन को कहा जाता है हाइपोथेसिस. अगर डेफिनेशन की जाए, द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड फैक्ट्स इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस. यानी कि वो जो ऑब्जर्वेशन और जो फैक्ट हमने कलेक्ट किया है, ऑब्ज़र्व किया है, उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करना कहलाता है हाइपोथेसिस. फिर असलम ने अपने उन ख़यालात को, उन हाइपोथेसिस को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया था और उन्होंने उस पर डिस्कशन की थी और इन द एंड इस नतीजे पे पहुंचे थे कि सनलाइट ही वो वजह हो सकती है, क्योंकि म्यूज़िक और बुक रीडिंग का प्लांट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता.
तो इस चीज़ को कहते हैं थ्योरी, यानी कि जब कोई हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो थ्योरी बन जाता है, ठीक है। इसके बाद एक टेस्ट डेवलप किया था असलम ने, तो उसे हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट आर डिज़ाइन टू टेस्ट द थ्योरी, जो कि थ्योरी को टेस्ट करने के लिए उसने डेवलप किया था ना। इसके बाद जब टेस्ट ख़त्म हुआ तो एक रिज़ल्ट हमारे सामने आया और उस रिज़ल्ट ने यही साबित किया कि वो थ्योरी, वो हाइपोथेसिस बिल्कुल करेक्ट था। तो अगर रिज़ल्ट बिल्कुल करेक्ट आए, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी आए, तो वो फिर लॉ बन जाता है। अगर इसकी डेफिनेशन की जाए, सो इफ़ प्रेडिक्टेड रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड बाय एक्सपेरिमेंट, देयर थ्योरी इज सपोज टू बी करेक्ट एंड देन दिस थ्योरी बिकम्स अ लॉ। यानी कि अगर आपके जो रिज़ल्ट आए हैं एक्सपेरिमेंट से वो थ्योरी को सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर वो थ्योरी लॉ बन जाती है। सो अगर हम समराइज़ करें तो पहला स्टेप ऑब्जर्वेशन, देन उसके बाद हाइपोथेसिस, देन थ्योरी, देन एक्सपेरिमेंट एंड देन लॉ, और ये पांचों स्टेप मिलके बनता है साइंटिफिक मेथड। सो यही वजह है कि बिग बैंग थ्योरी को थ्योरी कहा जाता है, बिकॉज ये वो हाइपोथेसिस है जिसे साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट तो कर लिया है, बट इसका कोई एक्सपेरिमेंट या टेस्ट नहीं किया गया और पॉसिबल भी नहीं है करना। लेकिन इसके अगर हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करें तो ये एक लॉ है। क्यों? क्योंकि न्यूटन ने जो हाइपोथेसिस दिया था कि भाई ग्रेविटी है अर्थ में और वो तमाम चीज़ों को अपनी तरफ खींच रही है, वो बाद में एक्सपेरिमेंट की मदद से और टेस्ट की मदद से प्रूफ भी हुआ, तो इसकी वजह से वो लॉ बन गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। थैंक यू।